आदाब, आवाज दी वॉइस के स्पेशल पॉडकास्ट में आपका खुशामदीद है। वो कहते हैं ना कि इंसान को सपने बड़े देखने चाहिए, और आज के इस पॉडकास्ट में जो कहानी है आपको ये देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसमें आपको ये जो कहते हैं ना कि सपने बड़े देखो चाहे कितनी भी मुश्किलात हैं। ये जो मेरे साथ इस वक्त मेरे गेस्ट हैं, ये फराह हैं जो मिसेस इंडिया का टाइटल भी अपने नाम कर चुके हैं और इंडिया को डिफरेंट इंटरनेशनल स्टेज पे रिप्रेजेंट किया है। एक एनजीओ चलाती हैं, पेशे से एडवोकेट हैं, लेकिन एक टेलर की बेटी है। फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, काफी सारी सेक्रीफाइस, ये सब जानेंगे हम फराह से। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। तो हैदराबाद से दिल्ली, पहले मैं यही जानना चाहूंगा कि कैसा लगा आपको दिल्ली? दिल्ली बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत जगह है, तो ट्रैफिक भी बहुत है। ट्रैफिक ने कहीं तंग तो नहीं किया? बहुत तंग किया, बट मैं अब तक 5 बार आ चुकी हूँ। बट बहुत अच्छा लगता है दिल्ली, मतलब हमारा इंडिया गेट, वो फ्लैग, बहुत अच्छी फील है दिल्ली। आपकी कहानी बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर चुकी है, लेकिन आज हमारे ऑडियंस तक इस पॉडकास्ट के थ्रू पहुंच रही है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि फरहाती कहाँ से है, स्टडीज कहाँ से की, चाइल्डहुड मेमोरीज क्या है, तो शुरू हो जाए। फरहा एक विलेज से बिलोंग करती है, जहाँ एक मुस्लिम कम्युनिटी से होती है। वहाँ एक बुर्खा पहनाया जाता है, चेहरा भी दिखाया नहीं जाता वहाँ पे। और हम लोग 4 बहनें हैं। तो एक तेलंगाना से, खम्मम जिले से बिलोंग करती हूँ मैं जी। तो हम लोग चारों हैं। मेरे पापा टेलर है और मेरे मम्मी हाउसवाइफ ही थे। तो अभी एक गवर्नमेंट स्कूल से हमारी स्टडी कंप्लीट हुई। हमेशा मेरे पापा बोलते थे कि एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लड़की जब पढ़ती है तो उसका फ्यूचर भी उसी पे डिपेंड होता है। बिल्कुल। तो ऐसा था हमारा एजुकेशन, सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में और गवर्नमेंट कॉलेजेस में मेरी स्टडी हुई। ऐसा नहीं था कि प्राइवेट स्कूल्स में ही पढ़ना है। तो अब 4 बेटियां हैं, तो अब एक टेलर क्या करेंगे, गवर्नमेंट स्कूल में डालेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं रहती, बट अच्छी रहती है, वेल एजुकेटेड टीचर्स रहते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसा भी बोले कि उर्दू मीडियम में ज्वाइन करो, मुस्लिम्स है। बट हम लोग स्टार्टिंग से तेलुगु मीडियम में ही थे। तो कभी कभी मुश्किल होती भी थी कि डिग्री तक आने के बाद में लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता था इंग्लिश में समझने के लिए। तो हम लोग जो डिक्शनरी पहचाने थे, जो ऑक्सफर्ड रहती थी, उसको रखते थे, ट्रांसलेट करते थे, गूगल रहता था, तो ऐसे ही पढ़े। लेकिन कुछ एम्बिशन तो थे कि कुछ तो रॉक करें, कुछ एक नेशनल लेवल तक जाएं। कौन सा फील्ड क्या है वो विजन तो मुझे नहीं था, बट कुछ तो था इनसाइड फीलिंग कि मैं कुछ करूं। तो एक गांव में, जो आपने कहा कि मुस्लिम परिवार से हैं, तो काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस होती है, तो इसमें फराह ने कैसे डिफरेंट सोचा? बात पहले आती है कि फादर और मदर से। तो उन लोगों के ख्यालात ऐसे थे कि वो ब्रॉड माइंडेड थे। आजकल की लड़कियां पढ़ना चाहिए वो सोचते थे। तो अब 4 बेटियां हैं, मत पढ़ाओ, ऐसा तो नहीं था। सबको स्कूल में ज्वाइन करे, और ज्वाइन करे तो ऐसा ज्वाइन करे कि क्या फुल प्रोटेक्शन के साथ नहीं भेजते थे, हमें बस पास देके भेजते थे, जाओ और आओ। तो मतलब उनका मतलब ये था कि हम लोग, जब में फील होते थे ऐसा कैसा डैडी भेज रहे हमारे को, हम लोग चारों हैं, कैसा आना जाना बस में, मतलब प्रोटेक्शन क्या, ऐसा सोचते थे। बट कभी हमें बिठा के बोले कि आप लोग जब जाएंगे तो आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, दुनिया आपको एक्सप्लोर कर सकते, कैसे लोग हैं, क्या है, आपको वो होशियारी आती, ऐसा बोलते थे। तो तब समझ में आया, ओके, तो हमारा स्टैंड हम सेल्फ लेना चाहिए। वो हिसाब से उनकी सोच वैसी थी। हमारे मदर एंड फादर हम चारों बच्चों पे बहुत सपोर्ट करे कि आप लोग पढ़ो, आगे बढ़ो। तो वो हिसाब से हम चारों बहनें भी पीजी लेवल तक सब पढ़ के हैं। पापा खुद पढ़े थे? जी, वो इंटरमीडिएट तक पढ़े हुए हैं। मेरी मदर 8th क्लास तक पढ़े हुई है। दोनों में से किसका ज्यादा सपोर्ट मिला पढ़ने में? दोनों को भी सपोर्ट रहता था, ज्यादा डैडी का रहता था, और ऑब्वियसली मदर का तो मतलब घर में जो नर्चर फीलिंग रहता, जो पकाना और केयर करना, ये हमें सपोर्ट करते थे। स्कूल से आए साथ ही बच्चों को कुछ स्नैक्स बना के दिए। मतलब दोनों भी रहना चाहिए ना एक बच्चों के लिए। फादर का तो फाइनेंशियल सपोर्ट और फ्यूचर का उनको रहता है, और मदर का तो उनका केयर का रहता है। तो दोनों में बैलेंस था। तो इसीलिए हमारी जर्नी
ठीक थी। जो आपकी ये कहानी है इसमें सबसे टर्निंग पॉइंट क्या था जिसने सब कुछ बदल दिया? लाइक जहाँ से आपकी फिर शुरुआत हुई, यहाँ से तो इंटरनेशनल स्टेज तक जाना है। जी, मेरी लाइफ की शुरुआत मतलब मेरी शादी 19 ईयर्स में हो गई इंटरमीडिएट के बाद में। तो उसके बाद में बहुत सारे ऐसे हिस्सों को फेस करना पड़ा कि वहाँ पे डिसरिस्पेक्ट हुआ और वैल्यू कमी हो गई थी और वुमेन को अंडर एस्टिमेट देखा गया। तो वहाँ पे मेरे फादर मेरे स्टैंड ठहरे और बोला कि आप एजुकेशन कंटिन्यू करो, क्योंकि पढ़ाई से ही, हाँ शादी के बाद, क्योंकि पढ़ाई से ही सब कुछ बदल सकते। तो मेरी शादी 19 में हुई, कब? इंटरमीडिएट। उसके बाद में मैं फिर डिग्री कंप्लीट करी। जब को मेरा एक बेटा भी था, उसको 6 महीने का था, उसको फीड करना था। कॉलेज जाती थी और जल्दी 11:30 तक कंप्लीट करती थी और आके फिर उसको फीड करना, फिर उसको फिर कॉलेज अटेंड करना, ऐसा था। तो ऐसा डिग्री कंप्लीट हो गया मेरा। उसके बाद में ये जो प्रॉब्लम्स फेस हो रहे थे आफ्टर मैरिज, तो एजुकेशन के हिसाब से चल रहा था, पढ़ाई भी जारी थी, बट उसके साथ में मेरे पापा की भी तबीयत थोड़ी बहुत खराब हो गई थी कि बीपी, शुगर, मतलब रहता है ना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ये सब। तो हम लोग टीचिंग करना शुरू करें, मैं और मेरी दूसरी बहन। जी, उसके बाद में हम लोग फैमिली So how was the response from the students? हाँ, बहुत ग्रेट था। हम लोग मतलब They are in your village, right? हाँ, वहीं पे कॉलेज ज्वाइन। क्या नाम रखा अपनी कोचिंग इसका? कोचिंग नहीं, ट्यूशन नहीं है, टीचिंग, लाइक स्कूल। अच्छा, you joined school. Oh, great. हाँ, तो टीचिंग करते थे वहाँ पे। यहाँ पे कॉलेज अटेंड करते थे, उसके बाद में हम लोग टीचिंग में चले जाते थे। यहाँ पे अटेंडेंस नहीं रहता था, तुम लोग जॉब कर रहे मैडम, हमारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम से हमें करना जरूरी है। तो वो कुछ अलग से फील होते थे, ये लड़कियां आते नहीं थे। लेकिन एंड ऑफ द डे ईयर एंड हुआ तो हमारे 85% मार्क्स आ जाते थे। अरे आप लोग आते भी नहीं थे, ऐसा कैसे पढ़ते, ऐसा बोलते थे। मतलब वो एक इंटरेक्शन आ गया कि फर्स्ट ईयर से चलो हमें भी वो लोग सपोर्ट करने लगे। तो ऐसा था हमारा एजुकेशन का सारा। फरा, आपसे जानना चाहूंगा कि शादी के बाद और पर्सनल सेटबैक्स जो मिले उसके बाद भी आपने अपने सपने नहीं छोड़े, कहाँ से मिली इतनी हिम्मत? हिम्मत तो हर लड़की में होना चाहिए, क्योंकि वो करेज, वो कॉन्फिडेंस, वो सेल्फ बिलीव रहेगा तो ही इंसान आगे बढ़ेगा। स्पेशली लड़कियां इंडिपेंडेंस होना जरूरी है। सब लोग बोल रहे हैं इंडिपेंडेंट रहना, लेकिन इंडिपेंडेंट के लिए हमारे में वो कॉन्फिडेंस भी तो रहना चाहिए, वो करेज भी तो रहना चाहिए। तो पता नहीं था कि मेरे इनसाइड में कुछ तो फील था कि मैं कुछ करूं, मैं कुछ रॉक करूं, कि मेरा नाम मेरे देश में, मेरे नेशन में कुछ तो मैं बदलाव लाऊं। तो शायद वो भी हो सकता, खून का रिश्ता बोलते ना, मेरे पापा के ब्लड में से वो मेरे में आया। जैसे कि 90s में ही मेरे पापा सोशल वर्क में पूरा आगे बहुत सारे अच्छे से काम कर रहे हैं। इनिशिएटिव्स लाइक एक ब्लॉसम स्कूल के नेम से स्कूल लगाए और हेल्थ सेंटर ओपन करे और एजुकेशन के जो भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते थे, अक्षर दीपम, लाइक ये सब कैंपेन्स करते थे। उस टाइम पे मैं 8-9 इयर्स की थी बस। तो आपको आपके बारे में जहाँ तक हमें जानकारी मिली, बीबीसी ने आप पे डॉक्यूमेंट्री बनाई, ग्लोबल चेंज मेकर अवार्ड आपको मिला, डॉक्टरेट की डिग्री मिली, फिट इंडिया के एम्बेसडर बने। इन सब के बारे में हमें बताएं कैसे ये सब पॉसिबल हुआ एंड क्या कहानी है इसके पीछे। जी, अभी ये नेशनल पेजेंट ब्यूटी विनिंग के बाद में मुझे ये हॉनररी डॉक्टरेट मिला है और उसके बाद में नारी शक्ति, स्त्री शक्ति, सुपर वुमेन, लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर, ऐसे अवार्ड सारे मुझे मिले हैं। तो अभी आफ्टर 5 इयर्स, मतलब 2021 में मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करी मिसेस इंडिया से, VPR मिसेस इंडिया से। उसके बाद में एक नेशनल लेवल में मैं गई हूँ, तो अभी ये ग्लोबल वर्ल्ड चेंज मेकर अवार्ड मिला है। How your parents are feeling? बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। इंडिया से एक लड़की एज ए स्पीकर दूसरे कंट्री को जाती है, इंडिया को रिप्रेजेंट करती है और एक वर्ल्ड चेंज मेकर अवार्ड लाती है, तो बहुत गूप बम्स वाली फीलिंग और बहुत प्राउडफुल मैटर है। एग्जैक्टली। तो आपकी एजुकेशन जो हुई है वो आपने बताया कि गवर्नमेंट कॉलेज और स्कूल्स में हुई है। डू यू थिंक कि हमारे जो स्कूल्स हैं उनमें वो फैसिलिटीज, आमतौर पर ये कहा जाता है कि प्राइवेट स्कूल्स में ज़्यादा अच्छा पढ़ाया जाता है, तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट या प्राइवेट ऐसा कुछ भी नहीं है। जब स्टूडेंट में वो क्वालिटीज होते हैं, वो नॉलेज होती है,
वो जो इंटेलिजेंस बच्चों में रहता है करने का, तो गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब बच्चों को भी वो सारे सेम फैसिलिटीज होना चाहिए कि जो प्राइवेट स्कूल्स में मिलते हैं, क्योंकि उनके भी ड्रीम्स होते हैं। आप एक एडवोकेट भी हैं, तो आजकल कौन से कॉमन इश्यूज हैं जो वुमेन्स को फेस करने पड़ते हैं? मैं जब मिसेस इंडिया के बाद में जब सोशल प्लेटफॉर्म्स में हूँ और मेरा फराज फिट इंडिया एनजीओ है, तो उसके हिसाब से मैं जब ग्राउंड में जाती हूँ, लड़कियों से मिलती हूँ, वुमेन से मिलती हूँ, विलेजेस में जाती हूँ, तो मैं बहुत सारे ऐसे इश्यूज देखी हूँ कि डोमेस्टिक वायलेंस तो सबको पता है, बट उसके साथ साथ अभी जो वर्क एरियाज में होता है, अब्यूज़ होता है, गर्ल अब्यूज़ भी बहुत सारा हो गया है, और लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है कि एजुकेशन की अवेयरनेस नहीं है, और उनके राइट्स भी मालूम नहीं है, विमेन के और गर्ल के राइट्स भी मालूम नहीं है। तो ये सारे इश्यूज़ है वो लोग फील कर रहे हैं। इवन मिनिमम लोगों को फैसिलिटीज़ नहीं है कि बहुत सारे लोग पढ़ाई भी पीछे छोड़ दे रहे हैं, मिनिमम फैसिलिटीज़ नहीं रहे कि वो पॉवर्टी के वजह से। यू आर फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी, अगर हम उस पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात करें तो वहाँ फीमेल्स कौन से ज़्यादा इश्यूज फेस कर रहे हैं? विमेन्स आके स्पेशली एजुकेशन के पास और मेंस्ट्रुएशन हाइजीन के पास, जैसे कि उन लोगों को नॉलेज नहीं है कि उन लोगों के राइट्स क्या है, और आफ्टर मैरिज भी वो लोग बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंस को हाउ वी कैन ओवरकम फ्रॉम दिस? तो उसके लिए एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, उनके राइट्स जानना बहुत ज़रूरी है। वो लोग तो वो जो अवेयरनेस उनको मिलती है, जो राइट्स उनको पता होता है, तो वो लोग जब डिफेंड कर सकते हैं, उनकी आवाज वो बाहर निकाल सकते हैं। अब बीइंग एन एडवोकेट, आप इस लॉ प्रोफेशन से जुड़ी हैं, तो अगर कोई लड़की इनजस्टिस जिसके साथ हो रहा हो, तो व्हाट शुड बी हर फर्स्ट लीगल स्टेप? पहले जो भी जहाँ पे भी जो इंसिडेंट हो रहा है, पहले एविडेंस को ग्रैब करना है हमें, क्योंकि फर्स्ट एविडेंस ही है सब कुछ। वो एविडेंस लेके पुलिस को इन्फॉर्म करना या फिर कोई लीगल अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना, उसके बाद में वो उसकी जो भी इंसिडेंट हुआ वो बता सकती है। आप हमेशा, जैसा कि हमने आपको देखा है, जितना हमने आपके बारे में सर्च किया, तो आप वुमेन एम्पावरमेंट के मुतालिक ज़्यादा बात करती हैं, तो आपके मुताबिक वुमेन एम्पावरमेंट है क्या? वुमेन एम्पावरमेंट ये है कि उसकी फिनेंशियल इंडिपेंडेंस को देखना, यही नहीं। वुमेन एम्पावरमेंट ये भी है कि उसकी आवाज़ को बाहर देना, जैसे कि उसकी जो लीडरशिप, उसकी डिसीजन मेकिंग, उसकी पर्सनालिटी, उसका जो भी ड्रीम्स है, उसके लिए आवाज़ निकालना, वो एक वुमेन एम्पावरमेंट है। आपने मेंस्ट्रुअल हाइजीन और इसके ऊपर आपने ग्राउंड पे काम किया है, तो कोई ऐसी दुख भरी कहानी जो आप शेयर करना चाहोगे जिसने आपको पेनफुल फील कराया? जी, ये डिस्ट्रीब्यूशन का रीज़न ये भी है कि बहुत सारे लोगों को हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में पता नहीं है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन ऐसा समझते हैं कि एक पुराने ज़माने के कुछ मिथ्स है, उसको लेके बैठते हैं, एक कोने में बैठना चाहिए, उधर इधर कुछ भी टच नहीं करना चाहिए, ऐसे मैथ्स लेके बैठते हैं कि एजुकेशन भी उनकी पीछे हो जाती है। और ये जो 12 और 13 ईयर्स में जो होता है ये प्यूबर्टी, उसके वजह से बहुत सारे लोग घर में बिठा देते हैं, पढ़ाई भी नहीं भेजते हैं। लेकिन ये सारा तो एक मतलब हमारे बॉडी में बिल्ड, ये सारा एक जनरल रिप्रोडक्शन सिस्टम है। तो वो हम लोग अवेयरनेस देते हैं, उसकी हाइजीन के बारे में बताते हैं, वो लोगों किस तरह से सेफ रह सकते हैं। तो आपके जहन में एक ऐसे ख्याल आया कि इस टॉपिक के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि आप एक विलेज से हैं, वहाँ भी ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे? जी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे आजकल पीसीओडी बोल के बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं इन हाइजीन के वजह से। तो वो हेल्थ हाइजीन रहेंगे तो ये सारे फेस नहीं करेंगे। और एजुकेशन में वुमेन जब आगे कब बढ़ेगी, बाहर निकलेगी तो बढ़ेगी, लेकिन घर में उसको खींच रहे हैं पीछे से। मेंस्ट्रुएशन हो गया, आप नहीं जाना, तो कब आगे बढ़ेगी? सो हाउ यू अप्रोच पीपल, राइट? कैसे आप ऑर्गेनाइज करते हैं कैंप्स वगैरह, और लोगों को किस तरह से मैसेज पहुंचते हैं कि आप इस जगह पे कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे? कैसा रूटीन रहता है थोड़ा सा अगर हम एक विलेज चूज करते हैं और विलेज में जो भी वॉलंटियर्स रहते हैं वहाँ पे जाते हैं और अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं। और वहाँ पे जो भी नीड है, जैसे कि हैंड वॉश के बारे में है, उनको बताना है, तो चलो ठीक है, हैंड वॉश के अवेयरनेस के बारे में बताते हैं। उसके साथ साथ में हम लोग हैंड वॉश डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं कि
क्योंकि एक अवेयरनेस ही बाकी नहीं है। वो लोगों को जब हम डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं तो वो लोग समझते हैं, चलो उन लोगों को रिजल्ट मिलता है उससे, तो फिर नेक्स्ट टाइम हम बाय करेंगे, ये लाइफस्टाइल हम ऐसा मेंटेन करेंगे, ऐसा करते हैं। सो हम लोग फराज फीड इंडिया फाउंडेशन की तरफ से हैंड वॉश के, मेंस्ट्रुएशन के, और एवरी ईयर गवर्नमेंट स्कूल्स में बुक्स, बैग्स, और एवरी ईयर 10th क्लास के बच्चों को भी हम लोग एग्जाम किट्स देते हैं कि वो जो 10th क्लास जो रहता है SSC, उसके बाद में जो वो लोग कॉलेज में जाते हैं तो अच्छा पढ़ें, कुछ एक मोटिवेशन लेके बाहर आए ऐसा। तो फराज फाउंडेशन किस तरह से अपनी फाइनेंसेस को मैनेज करते हैं? क्या कोई ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म जो आपको कंट्रीब्यूट करता है? जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अभी तक कौन सा भी डोनेशन नहीं लिए हैं, और इसके लिए फिनांस की जरूरत नहीं है, सिर्फ नियत की बाकी है। क्योंकि जब हमारी नियत करने की है, एक सोशल एक अवेयरनेस प्रोग्राम हो, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हो, सिर्फ हम सेल्फ करते हैं, जैसे कि हम सदका देते हैं, फितरे देते हैं, ये सारा हम निकालते हैं और जो भी गरीबों में देना है वो हिसाब से करते हैं हम। ये वेलफेयर फाउंडेशन बनाने का सब ये मतलब आइडिया कहाँ से आया? वेलफेयर का मतलब ये है कि मतलब मेरा पहले फीड इंडिया फाउंडेशन था कि थोड़ा इंडिया के नाम से थोड़ा मुझे बहुत सारा वो करेज है कि मेरे नाम से मतलब फरहा मिसेस इंडिया, तो एक गूज़बम्प फील और एक प्राउड फील। तो फीड इंडिया मतलब ऐसा फीड करूं कि इंडिया में सारा सबको फैल जाए ये मैटर। तो उसके बाद में ऐसा फील हुआ कि चलो हम अपने नाम से ही वेलफेयर करेंगे। मतलब वेलफेयर का मतलब क्या है, सबको ठीक करना ही है, ये ट्रस्ट के हिसाब से, वो हिसाब से हम लोग कुछ अच्छा काफी सारे लोग, काफी सारे फीमेल्स, काफी सारे वुमेन्स आपको देख रहे होंगे, तो एक जनरल मैसेज जो आपने अपनी पर्सनल लाइफ के थ्रू ज्ञान किया हो, एक्सपीरियंस, तो क्या कहना चाहोगे? जी जरूर, जो भी आज वीडियो देख रहे हैं, प्लीज आप लोग अपने सेल्फ को बिलीव करिएगा। जब आप अपने आप को बिलीव करेंगे, आपके जो ड्रीम्स को आप पहचान पाएंगे, और आप में जो टैलेंट है आपको खुद ही निकालना है। क्योंकि जब आपको भूख लगती है तो आपके हाथ से ही आप खाते हैं, तो आपके टैलेंट को आप ही बाहर निकालना है। और पहली बात, वो कॉन्फिडेंस, वो करेज आप में रहना है कि मैं ये कर सकती हूँ। तो आप लोग जब एम्पावर करेंगे तो आपकी फैमिली को एम्पावर करेंगे, सोसाइटी को करेंगे, और हमारे नेशन में भी चेंज ला सकते हैं। सो हेल्दी रहिएगा और कंपल्सरी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीवमेंट करिएगा कि आपके नाम से कोई आपको जाने। आपके जो गांव के लोग होंगे या आपके हैदराबाद के लोग होंगे, वो इस मैसेज को देखेंगे। मैं चाहूँगा कि आप अपनी मदर टंग में 2-4 लाइनें बोलें उन सभी फीमेल्स के लिए जो हारी हुई फील कर रहे हैं। अच्छा, हमारा मदर टंग वहाँ पे तेलुगु है, खम्मम में। సో ఈరోజు మీ అందరికీ ఫర్హా మిసెస్ ఇండియా నమస్కారం అండి. సో నేను ఈరోజు ప్రతిసారి చెప్పేది ఒకటే, మిమ్మల్ని మీరు బిలీవ్ చేయండి. ఎందుకంటే ఈరోజు మీ ముందు కూర్చున్న ఒక అమ్మాయి, ఒక మ్యారేజ్ అయిన అమ్మాయి, 2 పిల్లలకి తల్లిగా ఉంటూ నేను ఈరోజు ఇండియా రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఇంకేదో చేయాలని కరేజ్తో ముందుకెళ్తున్నాను. కాబట్టి మీరందరూ కూడా, ఈవెన్ యంగ్ జనరేషన్ ఏదైతే ఉందో, అమ్మాయిలైనా అబ్బాయిలైనా ఇంకెవరైనా, ఏదో ఒకటి లైఫ్లో కంపల్సరీగా చేయాలి. మీ మీద మీకు కాన్ఫిడెన్స్ కంపల్సరీగా ఉండాలి. మిమ్మల్ని మీరు నమ్మండి, బిలీవ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్. ఆ హార్డ్ వర్క్ కూడా చేయండి. కంపల్సరీగా మీరు ఏదో ఒక రోజు మీరు అచీవ్మెంట్ అనేది తీసుకొస్తారు. అండ్ యాజ్ ఎ రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్ మనం నేషన్లో ఒక డిఫరెన్స్ అనేది కంపల్సరీగా తీసుకురావాలి. అండ్ ఆ కరేజ్తో పాటు మీకు కైండ్నెస్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. అప్పుడే ట్రూ సక్సెస్ అవుతుంది. फरहा, आपकी कहानी डेफिनेटली उन लोगों तक पहुंचेगी और बहुत सारे देयर विल बी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फीमेल्स जो आपकी कहानी से इंस्पायर होंगे. हमारे पास वक्त कम है, किसी और पॉडकास्ट में आपसे आगे की बात करेंगे. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू जरूर. आपने फरहा को सुना, ये हैदराबाद से दिल्ली आई थी और इस कहानी से आप डेफिनेटली इंस्पायर हुए होंगे और इसको अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें और आवाज़ दे वॉइस को सब्सक्राइब करें. शुक्रिया.